Jai Hind students. Welcome to the second video of emerging trends. So in this chapter, we are going through various trends which are gaining popularity nowadays. And some of these applications which we have discussed earlier were related to AI, artificial intelligence. We have seen various new concepts like machine learning, then natural language processing, then virtual reality, augmented reality, and today we will start robotics. So let's start it. So as you know, what is robot? Robot is basically a machine which is capable of doing more than one task automatically, and that too with more accuracy and precision. So robotics is not relatively a new field. We have been using robots for quite a long time, but now there is a change in its functioning. Actually, प्रीवियसली जो हम लोग रोबोट्स यूज़ करते थे वो होते थे रिपीटेटिव टास्क करने के लिए, एंड इवन दोज टास्क विच वर अ बिट हैजार्डियस, जिसमें लोगों की जान माल का खतरा होता था, तो ऐसे वर्क्स को कराने के लिए वी यूज टू प्रिफर रोबोट्स because the robots are machine which could do a task, repetitive task, and that too with more accuracy and precision. तो जहाँ ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी, तो इस तरह से इसने लेबर इंटेंसिव जॉब्स के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा, एंड ऑन द अदर हैंड इसने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी क्रिएट की अगर देखा जाए, बट that is a different aspect. But right now we will be discussing only ki what type of changes have come up now. तो आजकल के जो रोबोट्स हैं जनरली दे आर नॉट लाइक द प्रीवियस वन, जो कि एक गिवन सेट ऑफ टास्क ही रिपीट करते हैं, दैट टू रिपीटेडली. बट नाउ डेज इवन एज वी हैव स्टडीड कि अब जो रोबोटिक्स का जो ये कंसेप्ट है, इट इज़ इनकम्पासिंग मैनी डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस. जैसे कि इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल मोशन होता है, तो उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज देयर दे हैव टू मेक सर्टेन डिसीजन मेकिंग, तो उसमें आपके गेट्स एंड सर्किट्स सब यूज़ करते हैं. एंड सिमिलरली कंप्यूटर साइंस, तो एआई इंड्यूस करने के लिए ओबियसली वी वुड हैव टू प्रोग्राम इट. हमें प्रोग्राम करना होगा जहाँ पर वो ऑटोमेटिकली फंक्शंस परफॉर्म कर सके, एंड देन दैट पर्टिकुलर मशीन इज़ एबल टू टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन. तो यू कैन सी रोबोट्स बहुत तरह के अवेलेबल हैं, लाइक व्हील रोबोट, लेगेड रोबोट्स, मैनिपुलेटर्स एंड ह्यूमनॉइड्स. अगर यहाँ पे हम ह्यूमनॉइड्स को फोकस करते हैं, सो जनरली ह्यूमनॉइड्स क्या होते हैं? ह्यूमनॉइड्स आर ह्यूमन लुकिंग रोबोट्स, यानी ऐसे रोबोट्स जो ह्यूमंस को रिजेंबल करे, इंसानों की तरह दिखे, उन्हें हम ह्यूमनॉइड्स बोलते हैं. ठीक है. सो नाउअडेज यू कैन सी द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स. आप इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल साइंस, बायोनिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री, इन सब में यूज़ करते हैं. अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. करंट जो ट्रेंड चल रहा है, कहाँ कहाँ आप उसका एप्लीकेशन देख सकते हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड हियर 3 एग्जांपल्स. जो आपके ये स्पेस मिशंस होते हैं, जैसे नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर इज़ डिस्कस्ड हियर. तो ये मार्स के स्पेस मिशन पर सेंड किया हुआ एक रोबोट है, एंड और रोवर बेसिकली वो डिवाइस होती है जो एक तरह से किसी प्लैनेट पर जाके व्हीकल होता है जो मूव करता है, एंड इट गैदर्स इंफॉर्मेशन. तो इसको सेंड किया गया है ऑन मार्स टू जस्ट स्टडी इट्स सरफेस एंड द सॉइल एंड ऑल, एंड गिव दैट पर्टिकुलर डेटा, सेंड दैट डेटा टू अर्थ विच कैन बी फर्दर एक्सप्लोर्ड, कि हम और अच्छे से जान पाएंगे.
तो ये एक एग्जाम्पल हुआ आपका रोबोट का. देन अनदर रोबोट विच इज नीड्स योर अटेंशन इज सोफिया. यू माइट हैव हर्ड हर इन न्यूज़. तो न्यूज़ में बहुत पॉपुलर रहा था. तो एक ह्यूमनॉइड था विच मेक यूजेस ऑफ AI, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, एंड इवन ये इमिटेट भी कर सकता है ह्यूमन जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस. तो ह्यूमनॉइड जैसे आपने इवन यू हैव वॉच सर्टेन हॉलीवुड मूवीज लाइक टर्मिनेटर एंड ऑल, सो दे आर क्वाइट अ possibility. तो imagine Sophia is a humanoid which resembles human. She looks like human, she can talk like human, she can hear you, she can reply you. So you can just imagine the future of AI. So robotics has a well promising future, and up to some extent we are quite successful too, but there is a lot more area to cover. देन अब नेक्स्ट चलते हैं हम ड्रोन पर. तो ड्रोन एक बहुत ही कॉमन आपने देखे हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिनके आप डाइवर्स एप्लीकेशन देख सकते हैं. इवन आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि इवन इसको अलग अलग जगह एप्लीकेशन इसका हो रहा है. इंडियन गवर्नमेंट ड्रोन की हेल्प से बॉर्डर्स पर बहुत अच्छे से चेकिंग कर सकती है. एंड इवन आपने देखा होगा कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इवन ड्रोन को यूज़ करके वेपन्स भी ड्रॉप किए जाते हैं. तो ड्रोन का यही फ़ायदा है कि नंबर 1 इट इज़ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट. तो इसमें कोई जान माल का ख़तरा नहीं है. आप ड्रोन की हेल्प से जो जेट प्लेन्स हैं बहुत सारी कंट्रीज़ ने अनमैन्ड बनाने की कोशिश की है, एंड US इज़ वन ऑफ देम. आपने अभी सुना होगा कि इसराइल के जो मिलिट्री हेड थे उनको इसी तरह से असैसिनेट कराया था अमेरिका ने. सो यू कैन जस्ट इमेजिन दीज आर ऑल अनमैन्ड डिवाइसेस विच आर पावर्ड बाय AI. तो ये जो ड्रोन्स होते हैं ये या तो रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं या ऑटोनोमसली फ्लाई कर सकते हैं. ऑटोनोमसली मीन्स बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के ये ऑपरेट कर सकते हैं. दैन इसी तरह से अगर डिफेंस की बात करें तो आपने मिसाइल सिस्टम में भी सुना होगा देयर आर इवन सर्टन मिसाइल्स जिसमें आप टारगेट को एक तरह से फिक्स करके भूल जाते हैं. यानी अगर आपने एक बार टारगेट फिक्स कर दिया तो इवन द टारगेट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन बट इट कैनॉट एस्केप दैट मिसाइल. तो वो मिसाइल उसको हिट करेगा ही करेगा. सो दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज हमने रोबोटिक्स के अंदर AI को बहुत अच्छे से यूज़ करा है. फिर उसके अंदर एक और जो ज़बरदस्त रोल है दैट इज़ ऑफ सेंसर्स. वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स. तो इन सेंसर्स की हेल्प से भी इनका ऑपरेशन बहुत इजी हो जाता है. सो यू कैन सी हियर कि अब ड्रोन्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि जर्नलिज्म में, फिल्मिंग के अंदर आपने जो एरियल फोटोग्राफीज़ या फिर अलग अलग व्यूज से जो रिकॉर्डिंग करते हैं. सो नाउ डेज ड्रोन is the most, you can say, is the best way to shoot all those kinds of shoots and all. Then shipping और delivering में भी short distance में इसको use किया जा सकता है. So don't be surprised जब आप next time अगर pizza या something order करें and you would be receiving that particular object through an drone. तो drone आपके घर पे आके आपको डिलीवर कर सकता है. सो दिस ऑल थिंग्स इवन दे आर वर्क कमिंग इनटू प्रैक्टिस एंड सून वी विल इवन हैव इट इन इंडिया टू. तो आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं. वो कोई इंस्पेक्शन हो या मॉनिटर करना हो या बॉर्डर की पेट्रोलिंग हो, सो इट इज़ क्वाइट यूजफुल. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब यहाँ हमने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मेजर एप्लीकेशंस हैं विच आर ईजिली एविडेंट, जैसे हमने डिस्कस करा मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स एंड इमर्सिव टेक्नोलॉजी लाइक वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटिव रियलिटी. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड दैट इज बिग डेटा. So what is meant by this big data? See, जैसे इसका नाम ही बता रहा है big data, and how this big data is generated. So you can see the major reason is
आर ऑनलाइन एक्टिविटीज़। सो जैसे कि आप जानते हैं कि डे बाय डे जो इंटरनेट का यूज़र बेस है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। एंड एस यू नो कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है दैट इज़ अराउंड 6.5 बिलियन पीपल्स ऑलमोस्ट, नॉट एन एग्जैक्ट फिगर। सो मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है बहुत एफोर्डेबल हैं एंड ख़ास तौर से जो डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारा देश है, तो वी आर द वन ऑफ द बिगेस्ट यू कैन से एवेन्यू फॉर मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। सब हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज अब हमारे यहाँ जो आम आदमी की इनकम है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है एंड वी ऑल आर लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ कुड से। अगर हम पहले से कंपेयर करें अपने पास्ट में, तो धीरे धीरे जो कॉमन आप कह सकते हैं फैसिलिटीज़ हैं वी ऑल आर अवेलिंग। सो लेट्स कम बैक टू इट। सो हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि किस तरह से कितना इनॉर्मस डेटा नेट यूसेज और इन सब वर्क्स की वजह से आपका जनरेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि हर दिन यू कैन जस्ट आई जस्ट कोट दिस लाइन 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा आर क्रिएटेड ईच डे। यानी हर दिन हमारी जो ये एक्टिविटीज़ हैं इसकी वजह से 2.5 क्विंटिलियन बिलियन बाइट्स ऑफ डेटा। सो you can imagine such a huge data। आपको पता है 1 billion is such a huge and trillion means 100 times of that and that too quintillions यानी 10 to the power 4। तो just imagine 10 to the power 6 billion bytes of data generated each day। and what are the reasons? तो आप देख सकते हैं most of our activities they are all based on internet। चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो जाए लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर, लिंक्डइन, और आपका कोई भी प्रोसेसिंग हो जाए। वी आर मोस्टली नाउ आर हैबिचुअल ऑफ एप्स। हमें कुछ भी वर्क करना है, फॉर दैट वी इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्राउज़र एंड ऑल हम एक डेडिकेटेड ऐप इंस्टॉल करते हैं। देन इवन फॉर वॉचिंग सीरियल्स एंड मूवीज़ नाउ वी हैव चेंज्ड आवर प्लेटफॉर्म। हम टीवी को ना यूज़ करके हम नेटफ्लिक्स जैसे या सम अदर OTT प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। देन यूट्यूब आपको पता ही है, यू कैन सी 2.78 मिलियन वीडियोज़ व्यूज़ इन जस्ट 60 सेकेंड। ये सारा जो आपको फिगर डिस्कस कर रखा है दैट इज़ जस्ट कि कितना आपका डेटा अपलोड होता है, कितने व्यूज़ होते हैं जस्ट इन अ मैटर ऑफ 1 मिनट। सो इट्स अ ह्यूज डेटा। तो इसी ह्यूज डेटा को आपको क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज डेटा जनरेट होता है, क्योंकि जब इतने सारे लोग इतनी अलग अलग एक्टिविटीज़ एट ए टाइम करते हैं तो दिस क्रिएट्स ह्यूज इनॉर्मस डेटा। और इसके लिए बहुत सारे सर्वर्स की ज़रूरत होती है विच आर being invested by these MNCs like Facebooks, like Amazon and all these। तो e-commerce has really gained pace nowadays। तो अब देखते हैं कि अब ये क्या फ़र्क है पहले और अब में। तो पहले जनरली जो डेटा स्टोर किया जाता था वो ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता था, जैसे कि फाइल सिस्टम भी थोड़ा ज़्यादा पुराना हो गया, बट उसके बाद में वी यूज्ड टू स्टोर डेटा इन डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ सर्टन RDBMS और DBMS सॉफ्टवेयर्स। तो DBMS सॉफ्टवेयर्स का जो ड्रॉबैक होता है दैट इज़ वो जो आपका डेटा होगा वो प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, बट जब ये एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो यहाँ पर जो डेटा है यू कैन नॉट कन्फाइन दैट डेटा टू अ स्ट्रक्चर। आप उसको एक फिक्स स्ट्रक्चर में कन्फाइन नहीं कर सकते कि बिकॉज प्लेटफॉर्म अलग है, डेटा जो सेंड कर रहे हैं उसका नेचर अलग अलग है। तो यहाँ जो डेटा कलेक्ट होता है दैट इज़ वेराइड। तो इसको किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ कि डेटा बहुत वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा तो होता ही है, बट वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, या उसका जो स्ट्रक्चर होता है इट वेराइज। लाइक आपके फेसबुक के पोस्ट हो गए, इंस्टेंट मैसेजेस हो गए, चैट्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, ट्वीट्स, ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं कि देयर इज़ नॉट अ फिक्स पैटर्न ऑफ द डेटा, यानी कोई जो डेटा है उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। उसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्ड है, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड है, इवन
देर आर सर्टन विच डोंट फॉलो एनी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये जो डेटा जनरेट हो रहा है, अब इसको अगर स्टोर करना है तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस डेटा को आप किस तरह से प्रोसेस करेंगे। तो हियर यू कैन सी कि बिग डेटा सिर्फ इसका वॉल्यूम ही ज़्यादा नहीं होता, बट इसमें चैलेंजेस होते हैं कि आप आखिर इस डेटा को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इस डेटा को एक साथ आप लाएंगे, कैसे स्टोर करेंगे, आप एनालाइज कैसे करेंगे। मतलब डेटा तो आपको मिल गया, बट इस डेटा से आप किस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। सिमिलरली अगर डेटा आपने एक्यूमुलेट कर लिया, उसमें आपको कोई स्पेसिफिक डेटा सर्च करना है, सो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है इसके साथ कि इंटीग्रेशन, प्रोसेसिंग, फिर क्वेरिंग और इसको विजुअलाइज करके कैसे करना। तो इन सब के लिए क्या होता है, फॉर दिस वी हैव गॉट सर्टेन टूल्स। तो इसी टूल में हम पढ़ेंगे पांडास, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि वी आर स्टडिंग पाइथन इन क्लास 11th एंड 12th। तो पाइथन एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगेन वी वुड से इट्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें बहुत स्कोप है एआई का, जिसमें बहुत स्कोप है बिग डेटा का। तो पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसको कहते हैं पांडास। तो वी विल बी स्टडिंग पांडास इन क्लास 12th, जिसमें हम ये पढ़ेंगे किस तरह से ये जो इनॉर्मस डेटा जनरेट होता है, जो अलग अलग फॉर्मेट में होता है, किस तरह से हम इससे जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी एक साथ कंबाइन कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस डिफरेंट सोर्सेज, एंड देन इसको एनालाइज करके क्या क्या बेनिफिट होंगे हमारे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन विच डील्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। अब आपने देखा बिग डेटा, अब फर्दर जो हमने अब तक पढ़ा है उसको एक तरह से क्लासीफाई कर लेते हैं और अच्छी तरह से। तो हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट आवर बिग डेटा हैज़ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स which are displayed here. Like सबसे पहले आप देख सकते हैं ह्यूज वॉल्यूम, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद इट। देन वेलोसिटी, भाई जाहिर सी बात है इतने सारे यूज़र्स 24/7 वर्क कर रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड है जनरेशन की वो भी बहुत ज़्यादा होगी। सो दैट्स वाई द नेक्स्ट इज वेलोसिटी। बहुत तेज़ी से ये डेटा जनरेट होता है, इसको स्टोर करना एक चैलेंज है, ठीक है। और जो इसका रेट ऑफ जनरेशन है, इट्स नॉट लीनियर, इट्स एक्सपोनेंशियली, बिकॉज जिस तरह से यूज़र्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, देन सिमिलरली इन दैट ट्रेंड एक्सपोनेंशियली आपके जो डेटा जनरेशन है वो भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है। देन वैरायटी की बात करें, हमने ऊपर अभी डिस्कस करा था कि जो डेटा जनरेट होता है इट डज़ नॉट हैव अ फिक्स स्ट्रक्चर, उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि आप अगर MySQL पढ़ते हैं, आपने HTML में प्रोग्रामिंग करी है, तो वहाँ पे एक फ़िक्स आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ख़ास तौर से अगर आप XML वगैरह आपने पढ़ा है तो। बट हियर वी हैव टू रीड डेटा और वी हैव टू यूज़ डेटा अक्रॉस वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और यहाँ पर जो डेटा होगा फिर स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। जैसे कि आपका टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस, वीडियोस, वेब पेजेस एंड मैनी अदर वैराइटीज़। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अलग अलग सोर्सेज से डेटा कैसे रीड करें, कैसे उसको एक जगह लाएं और कैसे उससे किसी नतीजे पर पहुँचें। देन वेरासिटी भी आजकल इन दिस वर्ल्ड ऑफ फेक न्यूज़ ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वेरासिटी का मतलब होता है उसकी सच्चाई, ठीक है। तो जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, यू हैव इट्स ऑल्सो अ बिग चैलेंज कि हाउ डू यू नो कि दैट डेटा इज़ नॉट बायस्ड और डज नॉट हैव एनी इश्यूज विद ट्रस्ट वर्दिनेस। तो ये चीज़ इसको हम वेरासिटी कहते हैं, जहाँ पे हम ट्रस्ट वर्दिनेस जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको एक तरह से चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वेदर, क्योंकि जी अगर यूज़र अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है तो दे डोंट फॉलो एनी सिंटेक्स और समथिंग लाइक दैट। सो ये भी एक चैलेंज है। देन द नेक्स्ट इज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वैल्यू। भाई देखिए ये हमने पढ़ा है सडन चैलेंजेस, बट नाउ वी शुड रियलाइज कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, व्हाट इज इट्स वैल्यू, व्हाई आर वी प्रोसेसिंग बिग डेटा। तो बिग डेटा जो कि बहुत ह्यूज एक तरह से आपका कलेक्शन है डेटा का, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है माय डियर स्टूडेंट कि इसकी हेल्प से क्या होता है, हम जो यूज़र है उसकी एक तरह से रिक्वायरमेंट या उसकी सोच को हम पढ़ पाते हैं। तो जब इतना सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो कुछ पैटर्न्स निकल के सामने आते हैं
और ये जो पैटर्न्स होते हैं इससे एक तरह से हमें ट्रेंड पता चलता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं या जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं। एंड जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको यही करना होता है कि जो रिक्वायरमेंट है उसको जितना जल्दी हो सके उसको प्रॉपर वे में एनालाइज कर सकें एंड एज़ पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट वो अपने बिजनेस को मोल्ड कर सकें, उसमें नए नए आपके सॉल्यूशंस या नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें विच आर इन हाई डिमांड, और जिन चीज़ों की डिमांड कम है उन चीज़ों को धीरे धीरे डेप्रिशिएट करें। सो दिस इज़ द मोस्ट बिगेस्ट यूज़ ऑफ दिस बिग डेटा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, बिग डेटा का जो यूज़ है, एप्लीकेशन है, ये सिर्फ एमएनसीज ही नहीं, इवन गवर्नमेंट भी करती है। अभी आपको रिसेंटली याद होगा जब डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीते थे तो देयर वाज अ सर्टेन एलिगेशन कि उन्होंने फेसबुक से डेटा परचेज़ करा था और वो एक स्कैम था। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हाउ दिस डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हाउ दिस डेटा इज़ गोइंग टू मेक सच अ ग्रेट इम्पैक्ट। तो येस डियर स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। रीज़न है जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए क्या समझना है, उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए लोगों का मूड समझना है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो एथिक्स नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि अगर लोग लेट से धर्म और जात की राजनीति में बट जाते हैं आसानी से तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, जस्ट दे वांट टू विन इलेक्शन, दैट्स इट। इसको वोट बैंक राजनीति भी कहते हैं। सो हियर ऑल्सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप फेसबुक पे जाते हैं वहाँ सब लोग पोस्ट करते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, तो यही किया गया था वहाँ पे। फेसबुक से वो जो इनॉर्मस डेटा था उसको इन्होंने परचेज़ करा, उसको एनालाइज करा एंड दे ट्राई टू नो द मूड ऑफ द वोटर्स, एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर इन्होंने अपने जो इलेक्शन कैंपेन्स थे उसको उसी तरह से मोल्ड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो भी ये डेटा है जो आप एक तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट पर या नेट पर आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो इट रिवील्स मच अबाउट यू। इवन जो हैकर्स होते हैं वो भी टारगेट करते हैं इस डेटा को, क्योंकि इससे बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं। आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आप अपने फेसबुक अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो ये जो डेटा होता है इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि इसकी हेल्प से ईजिली हम आपकी चॉइस को, हम आपके ओपिनियन को रीड आउट कर सकते हैं और आप बहुत बहुत आसानी से टारगेट बन जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले आई नीड टू अंडरस्टैंड योर माइंड सेट। तो जनरली ये जो बिग डेटा है इसमें बहुत सारा डेटा, ऑल्दो वहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, कंपनीज क्लेम भी करती हैं कि वो आपकी प्राइवेसी इश्यूज़ को एक तरह से ध्यान रख रही हैं, वॉयलेट नहीं होने देंगी, बट जैसे फेसबुक के केस में हुआ था तो देयर आर चांसेस कि ये चीज़ें फ्यूचर में भी रिपीट हो। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो भी हम नेट पे सर्व करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनको डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं, दे रियली रिवील्स अ लॉट अबाउट आवर मेंटालिटी एंड आवर साइकोलॉजी। और अगर कोई इस चीज़ को समझ लेता है तो यू कैन बी अ ईजी टारगेट फॉर देम। वो आपसे ऐसी बातें करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। तो सिमिलरली द सेम थिंग इज़ डन बाय एमएनसीज एंड गवर्नमेंट्स। ये जब तक अच्छा है, जब तक कि इसको प्रॉपर वे में यूज़ किया जाए, बट इट कैन बी यूज्ड इन सम नेगेटिव वे ऑल्सो। ओके, एनीवेज लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं, ये तो हो गया बिग डेटा के बारे में। नाउ लेट अस सी कि व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स, मतलब इस डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है और इसका मतलब क्या है। तो देखो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट कि जब आप डेटा सेट, जो आपने डेटा सेट किया है, जो डेटा आपने कलेक्ट करा है, उनके जो सेट्स आपने बनाए हैं उसको हम डेटा सेट्स कहते हैं। तो जब ये डेटा हम अलग अलग सोर्सेज से